जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमाम और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब 2-3 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आज भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगोटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज़ का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या पोज़ीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोज़ीशन है। तो मैं तो एक ही चीज़ कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती, इनको क्या है पता नहीं वजह है, क्यों नहीं देते। दूसरा ताड़ साहब ये भी बताएँ कि ये जो वॉर प्लान लीक हो गया है अमेरिका के अंदर, उसपे भी बड़ी बातें हो रही हैं। ट्रम्प साहब जो हैं उनके बारे में अब सवाल जवाब होना शुरू हो गए कि प्रेशर आना शुरू हो गया है। यूरोपियन यूनियन जो है, ग्रीनलैंड जो जेडी वैंस साहब अपनी मिसेज़ के साथ जा रहे थे, पहले उषा वैंस जा रही थी, फिर उनको प्लान चेंज करना पड़ा, अब उनको कोई रिसीव नहीं कर रहा वहाँ पे। वो अपनी ही बेस से होके वापस आ जाएँगे वन डे ट्रिप पे। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे भी बताएँ। और तार साहब ये पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे बुगटी क्लैन कहता है कि वो महरंग बलोच की सपोर्ट कर रहे हैं। अख्तर मेंगल सड़कों पे निकल आए हैं। क्वेटा के अंदर इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन कर दिया गया है। कैसे देखते हैं तार साहब ये डोमेस्टिक, रीजनल एंड ये ग्लोबल तीनों जो मैंने सिनेरियोज़ आपके सामने रखे हैं? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है। कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। बिल्कुल एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का हो सकता, भारत में भी हो, ये भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था। और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस बंदे का। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाब्दु वय्या का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, हर चीज भूल गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन कौम खुश है। कौम कहती नहीं, हमारा हमारा जो निजात दहंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना। और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है। तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना। कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब इस आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं 2 चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। आपकी जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं।
आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए, आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लो और मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता। वो नवाज शरीफ जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता था, कहता था मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। बाजवा साहब ने मुझे अभी पता सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में वो बैठा ही नहीं था। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है? देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्ला एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है, किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है या उसे, ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात। आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो, अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो लें इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। चले, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। और मैं भी वही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं चीमा साहब, ये भी है। और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका की जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं। फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा ये था, ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं। और 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब। दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू, अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हल ये ढूंढा क्या मतलब कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको फिर आप आजाद तो वही नहीं। आपको चलाने वाले भी तो आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है।
और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहाँ बैठे, सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद हैं, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही। और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं है वहां पे पाकिस्तान को तड़ी तरह के जो आवे आखे कि मैं आम पाकिस्तानी मैं बचावांगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा साढ़े जे बंदे फिर एवें तुहाडे तो गलत उम्मीदां ला के फिरदे रहिंदे, पता नहीं लगा कि आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि फ्यूचर तुहाडा। लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए क्वेटा लॉकडाउन है, शॉकिंग, क्वेटा लॉकडाउन है, अख्तर मेंगल साहब का काफिला जारी है, उनकी शर्त सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि मारंग बलोच को आजाद किया जाए। वो आजाद होगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एक दूसरी बलोच है कराची से जिसको पकड़ा गया था, जिसके ऊपर इस वक्त दफा 144 के जरिए 1 महीने के लिए पकड़ा गया, उसको भी वो कहते हैं आजाद करें। तीसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल और मारंग बलोच मिल गई, तीसरे मुर्शद साहब ने भी कह दिया कि हम इनके साथ, कल सारा गेम इज ओवर। और अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि आप सॉफ्ट रहेंगे कि आप हार्ड रहेंगे। हार्ड इसका बड़ा गलत मतलब भी है, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है, आप सॉफ्ट से हार्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बंदा क्या करे। थर्ड साहब बात तो सही है, ये सॉफ्ट हार्ड और पता नहीं क्या क्या हमारे मसले हैं, ये आपकी बातें डॉक्टर साहब 100% आपके एनालिसिस से मैं एग्री लेकिन चीमा करता हूँ। साहब देखें, जब मैंने आपको बड़ी दफा कहा था कि आपने जिस तरीके से मुर्शद पाक के साथ डील किया है, जिस तरीके से आपने इनको इस्लामाबाद पे हमले की इजाजतें दी हैं, आपका क्या, मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आपको लोग नोट कर रहे हैं, टीटीपी भी नोट कर रही थी, बीएलए भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे देख रहे थे, और उसमें नजर क्या आता था कि आपकी स्टेट कमजोर है, और उसका वो फायदा उठाया उन्होंने। एक एक लफ्ज मैं कहता रहा हूं आप, जब आपने सरीना जेल बनाई है, मुझे ये बताएं चीमा साहब, उस बंदे को 2 दिन आज भी इजाजत है, आपके गुड टू सी ए वाले जजों ने उनको 2 दिन मिलने की इजाजत दे दी है। 70 से 80 बंदा 2 दिनों में मिलता है, ये फितना रुक सकता है? अब वो कहता है मैं सड़कें गर्म करूंगा, लोगों के माओ के बच्चे मरवाऊंगा मैं। अब वो ये तैयारी उसकी, अब वो किस माँ के बच्चे मरेंगे मेरी समझ बारे, लेकिन माओ के बच्चे मरेंगे, मरवाना चाहता है। अपने बच्चों के बारे में कहता है कासम के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है, हिज ओन स्टेटमेंट इज दैट, लेकिन किसी का कासम मरवाएगा, कई माओ के कासम मरवाएगा यहां से। और लेकिन फिर इस तरह ही है, जब लोगों को पता ही ना हो कि ये जिहाद है, हम पाकिस्तान, यार पाकिस्तान बना लो तो बड़ी बड़ी गल है। लेकिन चीमा साहब, अब दूसरा उसमें इस वक्त अगर देखा जाए, आपको खैर जो अगले दिन खैर दूसरी बात हमने वो डिस्कस नहीं की, जो विल्सन साहब ने ट्वीट फाइल कर दिया है, केस बिल पेश कर दिया कांग्रेस में जी, उसके ऊपर बड़ा पैसा लगाया गया, बहुत पैसा लगा है। अब सुना है कि आपके जो ये सियासी / मजहबी पार्टी है, क्रिप्टो के जरिए भी फाइनेंसिंग शुरू कर दी, उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है, कौम को उसको भी पता है, आपके इदारों को। दूसरा, जो विल्सन साहब का बिल जाएगा तो कहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, उसका फायदा बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं। उसके सबसे बड़े साइन तो ये आ रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। ठीक होने की वजह कि अगर आपके रिलेशनशिप ठीक ना होते तो आपको IMF की किस्त नहीं मिलनी थी, वो मिल गई आपको। दूसरा, F-16 के रिपेयर के पैसे मिल गए, इसका मतलब है रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा, F-16 के तैयारे के जो पैसे मिले हैं, साथ सिग्नल ये भी आ गया है कि आपकी फ्यूचर में भी जरूरत है उनको, आपके F-16 की जरूरत उनको फ्यूचर में भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ईरान भी साथ है, अफगानिस्तान भी साथ है। तो ये दर हकीकत, लेकिन मुर्शद के लिए तो नहीं, जब कॉमेडियन इनके जो यूट्यूबर हैं उनके लिए अच्छा इनको मिल गया टॉपिक, 2-4 दिन और पैसे कमाएंगे जो विल्सन के साथ के उस बिल की वजह से, इससे ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं। चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त आप अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मसाइल 2 बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी, हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है हौथियों के हवाले से, ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। वो कहते ना मैंने नोट विखा, मेरा मूड बने, नोट थोड़े थोड़े सट रहे ने, वो म्यूजिक चल रहा है हल्की ढोलकी दे उत्ते होतियां दा,
लेकिन चीमा साहब असली जो ड्रम बीट हो रहा है वो यूक्रेन और गाजा का है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि उसके बारे में आज हम कहाँ खड़े हैं। चीमा साहब उसके ऊपर अमेरिका ने अपना प्लान चेंज किया है कि हमें अर्थ मिनरल के पैसे सारे के सारे चाहिए, हम शेयर नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ। और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनके पैसे उधार के हैं, हमने नोटों की बारिशें की। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टैंड। दूसरा चीमा साहब उसके बारे में जो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिजेक्ट किए सारे प्लान। उन्होंने कहा है कि जी हम इस प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ हम नहीं बैठेंगे, यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, वो इलेक्शन कराए और जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ डील करें। मतलब इशारा ये उन्होंने इशारा यही दिया कि असी वी आर ए उनके ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाची। ये पुतिन साहब का जवाब। गाजा की तरफ से आज बैरूत के ऊपर उन्होंने मिसाइल फेंक दिए नए। उनका इजराइल का पॉइंट ये था कि उन्हें उनके ऊपर 2 मिसाइल लेबनान से फेंके गए, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने फेंके। तीसरी उसमें बात ये हुई है कि आज नई बात आज जो टाइम ऑफ इजराइल के अंदर थी कि 100 गाजा के लोगों को इंडोनेशिया भेज दिया गया। और जो नई खबर आई है उस क्योंकि इसके बारे में गाजा के लोगों को निकालने के लिए ना जॉर्डन इंटरेस्टेड था लेने में, ना इजिप्ट इंटरेस्टेड था। स्टीव विटकॉफ का प्लान ये था कि इनको इंडोनेशिया ले जाया जाए, लेकिन जिसको इंडोनेशिया ने डिनाई किया है, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ये कि ये भी ये खबर बन रही है। दूसरा ये कि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई किसी भी जंग के हवाले से। दुनिया उत्ते थल्ले हुई पई है, लेकिन कि अभी तक किसी चीज का रिजल्ट नहीं निकला। अब जो आपने ग्रीनलैंड के हवाले से बात की थी, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ आपको पता है डेनमार्क उनको नजदीक है, सारा अपना अंडे पानी शानी तो उतो ही लेंदे ना, दूध छोड़ते। उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो ये ग्रीनलैंड वाले बैकफुट पे आके उन्होंने कह दिया जी कि दैट वाज अ पब्लिक इवेंट, हमने इनवाइट नहीं किया। और एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ये हुआ है कि हमारे जेडी वैंस साहब अपनी मिसेस को लेकर बेस पे चले गए हैं एक दिन के लिए, उन्होंने अपना ट्रिप शॉर्ट कर दिया। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माजी में भी दी, अब भी दे रहे हैं। वो कहते हैं ये ग्रीनलैंड हमारी जरूरत है फॉर द सेफ्टी ऑफ अमेरिका, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी तरफ जो इशारा ये पुतिन साहब कर रहे हैं, पुतिन साहब मुसलसल आबदोजों के खुदा कर रहे हैं। आबदोजें ऐसी बनाई जा रही हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल रखती हैं और जो आइस ब्रेकर जो है उनका भी वो तैयारियां कर रहे हैं सिर्फ इसी रीजन के लिए। तो बड़ा युद्ध बनेगा इस एरिया के अंदर। अब वो कहाँ है। दूसरी एक ये बात आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीनलैंड का लेने का मंसूबा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का नहीं है। पुतिन साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि 1960 से ये ट्राइयां हो रही हैं कि ग्रीनलैंड इसको एक्वायर किया है। लेकिन ये कि चीमा साहब अब देखें दुनिया के कई महाज खुले हैं अभी इससे, बल्कि मैं अगले दिन रिसर्च कर रहा था, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल मौजूद हैं, अभी वहां पे भी जंग छिड़ेगी। वजह यह है कि चाइना ने उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पहले। अभी तक पिछले 12 साल 8 साल सोशलिस्ट कीनियन प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट ओबामा। 8 साल बाबा बाइडन जो थे वो माजूर थे, वैसे ही उनको तो होश ही नहीं थी कि अफ्रीका है किधर। उनसे तो पूछा जाए तो उन्होंने डेलवेर के साथ ही अफ्रीका थी। लेकिन ये कि उनकी बिल्कुल दुनिया में किसी जगह तवज्जो नहीं थी और दुनिया ने खुल के उसका फायदा उठाया, चाइना ने और रशिया ने। अब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 3 साल मौजूद हैं, वो क्या कर पाएंगे ओपन क्वेश्चन है। रेफरेंडम आने वाला है, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आज कोई नतीजा खेज चीजें ना डिलीवर कर पाए तो सेनेट और कांग्रेस इन दोनों में से एक, जो सेनेट अपर हाउस या लोअर हाउस में से एक भी गया तो उनके पर कट जाए। तो मेरे ख्याल में टाइम इज वेरी सेंसिटिव, इट्स अ वेरी टेस्ट। दूसरा जो मैं बल्कि एक बात और करना चाह रहा था, 25% टैरिफ ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। चीमा साहब ऑटो इंडस्ट्री को मैं जब स्टडी इसको करता रहा तो मुझे जो एक नई चीज मैं ऑटो इंडस्ट्री आजकल उसको कहा जाता है इकोसिस्टम के जरिए चल रही है। अब वो इकोसिस्टम क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया के अंदर, कि गाड़ी असेंबल एक जगह होती है लेकिन उसके पार्ट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बन के आते हैं, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम।
आज यहाँ पे खबर थी कि जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं उससे टेस्ला जो है सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा, लेकिन इलॉन मस्क ने उसको भी डिनाई किया है। उन्होंने कहा मेरे भी पार्ट कई पार्ट जो है बाहर से बन गए थे। इस वक्त फोर्ड की असेंबली जो होती है, कुछ पार्ट मैक्सिको बनते हैं, कुछ बनते हैं कनाडा में, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा जापानीज पे और कोरियंस पे, किया पे और हंडाई के ऊपर। लेकिन सुना है कि उनके प्लान है अमेरिका के अंदर प्लांट मजीद बढ़ाए जाए, और यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंटेंशन भी है। अमेरिका के अंदर ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए और जॉबें क्रिएट की जाए। देखें अब इसका रिजल्ट क्या निकलता हम्म, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये आपको नहीं लगता कि जब आप जो जिस डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस पेस से चल रहे हैं, ये तो बहुत तेजी से रिवर्स करेगी हर चीज। और इंडिया अमेरिका की आइसोलेशन है, आप देखें ना, F-35 कोई भी यूरोपियन ममालिक नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि जी सॉरी, हम आपकी इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते। कनाडा कहता है जी हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं आपके साथ रखना चाहते, मतलब आपसे ताल्लुकात अलायंस खत्म करना चाहते हैं। दैट्स अ डोनाल्ड ट्रंप की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी जब लोग मुंह पे इस तरह की बात कर जाएंगे। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, जो अमेरिका की स्ट्रेंथ है उन्होंने उसी के ऊपर ही हमला कर दिया है। आपको नहीं लगता कि ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ना कि वन टाइम लीडरशिप 2 साल के या 4 साल के टेन्योर में एक चीज करके चली जाए। ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं। अमेरिका जैसी हुकूमत को या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि उन जैसा कोई और आना ही नहीं है और मैं खुद ही करके चला जाऊं, तो बाकी जो ममालिक के अंदर जहां पे स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती हैं, आपको लगता है कि अमेरिका की पावर इससे कम होगी, नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर क्या डिस्कशंस हो रही हैं? और खास तौर पे ये जो जिस तेजी से और जिस अफरा तफरी में इनकी जो टीम है, जैसे कि वॉर प्लान लीक कर दिया हैग पिटसिट ने, डिफेंस सेक्रेटरी ने, आपको लग रहा है कि ये अमेरिका के अंदर लोग इसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मीडिया एंड डेमोक्रेट पार्टी कैसे इसको रिएक्ट कर रही है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले डेमोक्रेट पार्टी के तो हालात बड़े खराब है। उसकी वजह यह है खराब इस वजह से कि 12 साल जो उन्होंने किया है, लोगों ने फिर उसके खिलाफ रिटेलिएशन में डोनाल्ड ट्रंप साहब को बल्कि स्विंग स्टेट्स में भी दी। लेकिन अभी तक एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी फैसला कर रहे हैं उस पर देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट का उनका एजेंडा सामने नजर आता है, अमेरिका फर्स्ट। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन भी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं, ये रियलिटी में अंदर वो देखें ना, अब यूनाइटेड नेशंस एक गैर फाल ऑर्गेनाइजेशन है, स्वाय नेटवर्किंग के क्या ऑफर कर पाई। अब गाजा के ऊपर देख लें, आप किसी और जगह कहीं भी वो कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, स्वाय अमेरिका उसको एज ए टूल इस्तेमाल करता है, कोई उसकी इफादियत है। अमेरिकन ने समझ लिया कि जितना हम पैसा लगाते हैं उसमें से निकलता कुछ नहीं, क्या फायदा। नेटो के क्या हालात है, देखा जाए क्या फायदा। अमेरिका सिर्फ अकेला चला रहा है, दूसरे उसमें पैसे नहीं डाल रहे। चीमा साहब, मैंने आपको अर्ज की थी एक चीमा साहब के मार्शल प्लान सिंड्रोम से यूरोप नहीं निकला। अमेरिका ने उसको पैसे दिए। अब उनका दुनिया में देखा जाए तो डिफेंस एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। यूरोप वो डिफेंस का खर्चा बचा के कर क्या रहा था? सोशलिस्ट एजेंडा, लोगों को घर बैठ के पैसे दिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद करना यह है कि एंटी अमेरिका जो चीजें हैं, एक तो होता है ना कि थैंकफुल हो जी अमेरिका इज गिविंग अस समथिंग। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल यूक्रेन की ले लें, प्रॉब्लम यूरोपियन है, वो प्रॉब्लम यूरोपियन है, जंग लड़ रहा है अमेरिका। और दूसरी बात यह है कि मैंने कई दफा कहा कि अमेरिका का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हालात अंदर से खराब है। अब अमेरिकन उन चीजों से बेजार थे। चीमा साहब, हमारा हर शहर जो गाजा बनता जा रहा है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। कल MS-13 जो कि सल्वाडोर का बहुत बड़ा गैंग है, उसके एक ऑपरेटर को, चीफ को पकड़ा गया है वर्जीनिया से। पैम बैंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका एक फिक्रा मैं ये बताना चाहूंगा। उसने कहा इसको व्हाइट हाउस से 30 मिनट के फासले पे पकड़ा। ये बाइडेन साहब और ओबामा के तोहफे हैं चीमा साहब, कि दुनिया के खतरनाक तरीन गैंग्स जो हैं व्हाइट हाउस से 30 मिनट के फासले पे चल रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग हम फंड कर रहे हैं, गजा का हमने करना है, अपना व्हाइट हाउस सेफ नहीं। तो चीमा साहब, इसने किसने करना था? आपने इसका जवाब खुद भी दिया है। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि इसका हल सिर्फ मैं ही हूं, और मेरी नजर में भी यही समझता हूं
कि कोई भी वीक इंसान ये चीजें डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखता था। वो बहुत बड़े-बड़े फैसले कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी फैसले कर सकते हैं। और स्ट्रिक्टली नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ रिपब्लिकन्स वी बिलीव इन कि 2 कातलाना हमलों से डोनाल्ड ट्रंप का बचना मकसद ही ये था, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर उन्होंने ट्राइयां पूरी की थी, मिली सेकंड से, मिनी इंचेस से बचा था। जी मतलब दूसरी उसकी बात यह है कि सारी दुनिया मिल कर रही अमेरिका को। आप देख लें जिन लोगों के भी खिलाफ गए हैं वो सारी दुनिया, ट्रेड वॉर देख लें आप, दूसरे लोगों का टैक्स देख लें, जो टैक्स है सारी दुनिया, चाइना का देख लें आप, कनाडा को देख लें, $250 बिलियन तो चाइना कास्ट कर रहा है, मैक्सिको कास्ट कर रहा है, यूरोप सारा चल रहा है कास्ट कर रहा है। हर, इंडिया, या तो आप इंडिया क्या कर रहे हैं, चीमा साहब पूरी दुनिया अमेरिका को मिल कर रही है। और अगर एक बंदा आज ये कहे कि आई एम गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग, तो दुनिया को पसंद नहीं। हाँ, इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे, आज भी पहुंच चुके हैं। आइदर वो विल, कहते हैं ना हमारे पास अब, वो आप कहते हैं ना आस्ता आस्ता, ग्रेजुअल टाइम नहीं है हमारे पास, चीमा साहब हम यहाँ बच जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। और दुनिया को पहले देखे ना, आप मुझे ये बताएं अफगानिस्तान को कितना पैसा है, चीमा साहब ट्रिलियंस डॉलर्स अफगानिस्तान में फैल गए। आप करजाई की करप्शन देख लें, अशरफ गनी की करप्शन देखें, आप अहमद चलाबी की करप्शन देखें इराक के अंदर, अब आप यूनेस्की की देखें, आप यूक्रेन के देखें सदर की करप्शन। और हर बंदा कहां से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है। वो तो कर्जे दे रहे हैं यूरोपियन, तो चले बड़े अमेरिकन। हमारे पास ओबामा जैसे आ जाते हैं, बाइडन जैसे आ जाते हैं, उनके साथ लड़के होते हैं हंटर बाइडन, और यूक्रेन से ही वो वारदातें डालता रहा। मतलब देखिए, अब देखिए मैं छोटी सी कल में एक मिसाल देना चाहूंगा। इलान मस्क का जो वो डोज प्रोग्राम है, उसने पता नहीं कितने मिलियन सोशल सिक्योरिटी रेसिपिएंट, जो 120 साल से जिनकी एज ज्यादा है और अभी तक वो चेक कलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन लेकर कलेक्ट कर रहे हैं, बताया ना। ये सारे ओबामा और बाइडन के तोहफे हैं। 120 साल से ज्यादा, पता नहीं कितने मिलियन अमेरिकन हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिशियरी हैं। तो चीमा साहब अब ये सिस्टम गिरा के नया बनाने वाला था। यस, तो यही डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। अब देखिए इसमें वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो खेल रहा है आउट ऑफ द क्रीज, क्रीज से बाहर निकल के छक्के चौके लगाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इसमें कामयाब होता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करूंगा। वो मुर्शिद पाक की जो टीम है, मुर्शिद पाक के जो ट्विटर हैंडल है, वो कह रहे हैं उनको नोबेल पीस प्राइज जो है उसके लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। उसको एक्स ने एज ए कम्युनिटी वो वायलेशन, वो कम्युनिटी जो होती है उन्होंने किया है कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये क्या क्या वजह है कि इमरान खान साहब को उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है? बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान, पीटीआई का अपना, जो इमरान खान की अपनी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो भी उसको रीट्वीट कर रहा है कि इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है दोबारा ये कोई मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं कि समझते हैं कि इमरान खान की पार्टी नीचे चली गई है और क्योंकि ईद के बाद वो दोबारा प्रोटेस्ट करने लगे हैं? इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? और आपको लगता है कि इमरान खान को कोई ये नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है? उनकी ऐसी कोई कुर्बानियां या ऐसा कोई काम है उनका? देखिए अगर नोबेल पीस प्राइज वालों का ये आखिरी नोबेल पीस प्राइज है तो दे दे खुशी से। इसके बाद तो मेरा ख्याल में ये नहीं रहेगा, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। कोई उसके कोई असूल होने चाहिए, कोई कमेटी होगी। अचीवमेंट क्या है, काला बकरा? एक कुड़ी उत्थे इंग्लैंड बैठी जिन्होंने एक्सेप्ट को नहीं करता पे वो आप, ये होगा अचीवमेंट? अचीवमेंट बता दे, एक मेगा प्रोग्राम बता दे मुझे कोई भी इनका लौंडा लपाड़ा कि खान साहब का प्रोग्राम फलाना चल रहा है, कौम के लिए उन्होंने ये किया था। उस्मान बुजदार की वजह से नोबेल पीस प्राइज मिलेगा इनको? मैं हैरान हूं चीमा साहब। एक हाँ हो सकता है इस बात पे दे दें कि एक बीवी के 2 हस्बैंड है, दोनों उम्रे पे इकट्ठे गए हुए थे, एक होटल में ठहरे हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई दूसरा नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता है। एक हाथे ने फड़िया से उस बीबी का नाड़ो भी चल रहा है। फोटो आज गूगल करके देख लो, मैं गलत कह रहा हूं चीमा साहब? जरा हकीकत देखें, जो सबसे बड़ा इसमें से मैं एक चीज खास कर रहा इमरान रियाज साहब, मैं उनका चीमा साहब मसला ये रह चुका है, अब आपको ये फैसला करना चाहिए सबसे पहले कि पीटीआई के ये वर्कर हैं या ये जर्नलिस्ट हैं। ये पीटीआई के वर्कर हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तो जज नहीं रहे, वो पीटीआई के वर्कर बन गए। आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की लड़ाई हुई है।
उस्ताद साहब ते डोगर साहब लड़ पैन आपस च। जब जज ना रहे, वो पीटीआई का वर्कर बन जाए। जो एक जर्नलिस्ट सारा दिन मुर्शद मुर्शद के गीत गाए, वो पीटीआई का वर्कर है। इमरान रियाज, आई डोंट थिंक ही इज अ जर्नलिस्ट एनीमोर, ही इज अ हार्डकोर पीटीआई वर्कर, सपोर्टर। और हो सकता है अगर दोबारा ये है तो हो सकता है मिनिस्टर हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसने काम बहुत किया, बड़ी मार खाई उसने, पता नहीं सही खाई या गलत खाई है, लेकिन वो वर्कर पीटीआई। लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, ये पार्टी, इसका सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं एक चीज है जिस पे नोबेल प्राइज इस बंदे को मिलना चाहिए, फिफ्थ जनरेशन वार का। ये इसको पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कौम को इसने मिसलीड किया है, जिस तरह इसने बदतमीजी इस कल्चर का हिस्सा बना दी है, उसके ऊपर पीस प्राइज इसको, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पीस प्राइज तो नहीं, नोबेल प्राइज। कोई हया नहीं छोड़ी इसने, कोई हया नहीं छोड़ी। मां भैन दियां गालां कढ़ रही चीमा साहब खुले। कुड़ियां जो लड़कियां, मैं चीमा साहब, मेरे खिलाफ जो ट्वीट करती हैं, मेरा कई दफा दिल करता है इस लड़की को जवाब दूं, फिर मैं कहता हूं नहीं, ये पैड़ी है तो मैं पैड़िया की। अगर इसके माँ बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई। आपका ये स्टेटस तो नहीं है ये अननोन बॉट्स को जवाब देना, ये स्टूपिड लोग हैं ताड़ साहब, इनको क्या मतलब एक डॉक्टर खातून है अमेरिका के अंदर, डॉक्टर की खातून, अच्छा ऐसी वाहियात लैंग्वेज मेरे साथ खिलाफ इस्तेमाल करती है ट्वीट के ऊपर। मैंने एक दफा, 2 दफा मैसेज मैंने लिख के डिलीट किया। मैंने कहा यार, ये अगर इसके माँ बाप ने इसको तरबियत नहीं दी, इसको मुर्शद ने सिखा दिया कि तुसी कपड़े ला के खेलोगे, ये सिर्फ मुर्शद की काम है ताड़ साहब, मुर्शद बदतमीजी, ये इसकी अचीवमेंट, हाँ ये बहुत अचीव किया उसने। अब फिर मिन्नतें कर रहा है कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट की। पहले कौम का बाप जो बाजवा साहब को बनाया था, अब कहता नहीं दूसरा बाप मुझे गोद में उठाए। पहले कहना सी कौम का प्यो है, इस तो बड़ा जमहूरीयत पसंद बंदा ही नहीं मैं वेख्या। हुण इन्हां दे तरले लेंदा पे, कहंदा चुक्को मैनू खुदा दा नां जे चुक लो, चाहिदा की है कि मैनू वजीर आजम बनाओ। चीमा साहब किस आखिरी दिनों में जिस तरीके से इसने वो अपनी एक खातून को पैसों के साथ जहाज से फ्लाई कराया, इस कौम को पता होना चाहिए कि वो किधर किस तरह गई। उस्मान बुजदार किस तरीके से एसपी लगाता रहा, किस तरह उसके बेनिफिशियरी कौन। चीमा साहब किस तरीके से इसको, आज मैं छोटी सी आपको, अभी तक सारा मैंने अगले दिन आपके साथ जो प्रोग्राम किया था आमिर राना के, उसका सबसे बड़ा वजह उसने कहा किसी मूवमेंट को खत्म करने के लिए जरूरी है कि उसकी सप्लाई लाइन को बंद किया जाए। सप्लाई लाइन आज क्या है? केपीके की गवर्नमेंट। दूजे इतने बैठे डॉक्टर, बीमार डॉक्टर हैं, यहां से ये पैसे भेज रहे हैं और वहां से केपीके के पैसे आ रहे हैं, पैसे दर हकीकत वो भी आईएमएफ के। ये दो चीजें बंद कर दी जाए, आज इसका शाम तक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब वो ईद के बाद धरने शुरू करने लगे हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर चौपड़ियां लगा देंगे, वो कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद के अंदर वो बंद कर देने हैं सारे शहर, हमारे लीडर को रिहा करें। आज उन्होंने ऐलान कर रहे हैं उसको। चीमा साहब पहले तो ये अडियाला जेल के बाद सुना था, वो देख लें इनके अंदर लड़ाइयां, कहते थे 3 दिन धरना वहां देना, फिर किसी ने समझाया और यार ये करोगे तो वो यहां से इसको निकाल के किसी और जेल में ले जाएंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन चीमा साहब देखें, मेरा ये लेकिन इसको आपकी स्टेट ने हैंडल नहीं किया, और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने इसको हैंडल नहीं किया, उन्होंने इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सके, पता नहीं क्या वजह, आई हैव नो क्लू। बट जिस तरह मैंने बार बार कहा है चीमा साहब कि इस तरह सिगरेट का खोखा नहीं चलता जिस तरह आप आज पाकिस्तान चला रहे हैं। स्टेट के साथ पंगा लेना इतना आसानी, जो भी आज तक स्टेट के सामने आया वो जल के भस्म हो गया। चीमा साहब बड़े बड़े लीडर यहाँ आए, भुट्टो आया है, बड़े बड़े पॉपुलर लोग आए। ट्रू, स्टेट के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं चीमा साहब, लेकिन स्टेट ने अभी तक हाथ डाला ही नहीं। स्टेट कहती है हम अगर आप इजाजत दें तो हम हार्ड हो जाएं। सर आप बुरा नाम बनाएं तो हम हार्ड हो जाएं, आज हो जाए हार्ड हम। ये पोलिया हार्ड हो रहा है। आप हमें बताएं हम कितना हार्ड हो। इतना हार्ड काफी है। इस तरह तो नहीं चलते ना मतलब चीमा साहब। बात तो सही है। ये इसी नोट पे कि हम हार्ड हो जाएं पे हम कंक्लूड कर दें, क्योंकि इन्होंने तो हार्ड अभी तक होए नहीं है, ना ही इनका कोई उम्मीद नजर आ रही है। तार साहब ये समझ लेने के इसी तरह पोले काम चलाना चाहिए। और आपकी बात सही है कि ये हार्ड हो जाएं, सोच क्या रहे हैं, हो जाएं। और रब दा वास्ता जो कुछ खा लो ते हार्ड हो जाओ, साडी जान बचाओ, रब दा नाम जे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं तार थैंक यू साहब। जी। थैंक यू वेरी मच तार साहब। थैंक ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू सो थैंक मच। बहुत शुक्रिया सर।